जो है अपने डायरी में लिखा, उन्होंने खोजबीन की, है ना। तो उसमें उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, तो डायरी शैली संस्मरण में लिखा गया ये पाठ है। सालिम अली की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु से बहुत ज्यादा दुख होता है। किसको होता है? जाबिर हुसैन को। जाबिर हुसैन जो लेखक हैं जिन्होंने लिखा ये पाठ, और सालिम अली की आत्मकथा का वर्णन है इसमें बेटा, अपनी कथा का, ठीक है। और उन्होंने, लेखक ने सांवले सपनों की याद में इसमें कन्वर्ट करके, रूपांतरित करके इसको बताया है। उन्होंने उनके संस्मरण के बारे में बताया है कि वो ऐसे व्यक्ति थे, उनका चित्र प्रस्तुत किया उन्होंने, ऐसे व्यक्ति थे जिनसे प्रेरित होकर, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इनकी भाषा जो है वो बहुत ही शैली, ऐसी भाषा है जो दिल को छूने वाली है। लेखक ने ऐसी भाषा शैली लिखी है जो दिल को छूने वाली है। अब मैं जाबिर हुसैन के बारे में पढ़ रही हूँ, ध्यान से अपनी बुक निकाल के। एक तो वीडियो ऑन करिए आप लोग, ताकि मुझे दिखे कि आप लोगों के पास बुक है या नहीं है, और जिसने नहीं ली है बुक। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नो नहीं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस, सॉरी, वीडियो ऑन नहीं कर रही, पर वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। किसका ऑन है ना? किसका? सारे बच्चे कर रहे हैं। चैट मैंने बंद करवा दिया। यस बेटा, आप लोग को सुनाई दे रहा है? और आप लोग बुक दिखाइए मुझे, क्या बुक में देख रहे हैं, नहीं दिख रहे? कब हुआ था इनका जन्म? 1945 में। वह आज था। यस बेटा, दिख रही है आपकी बुक। उसके बाद, और कौन से गांव में हुआ था? नो नहीं, राजगीर में, जो जिला नालंदा में था। और कहाँ स्थान है? बिहार में। अंग्रेजी भाषा और साहित्य के वो क्या रहे हैं? प्राध्यापक रहे हैं, मतलब अध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए उन्होंने 1977 में उन्होंने बिहार विधानसभा के ये सदस्य भी बने, निर्वाचित किए गए, और एक मंत्री भी बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हुए हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान रूप से अधिकार के साथ लेखन करते रहे। मतलब इन्होंने अपनी लेखन शैली में लिखते रहे, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू की भाषा हो, ठीक है। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो कौन कौन सी है देखिए, जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, ये इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, ठीक है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को इन्होंने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। मतलब जो व्यक्ति थे ना, जो इनके वो जो व्यक्ति थे, जो भी व्यक्ति आए थे इनके पास, ठीक है, तो इन्होंने उसको, यस बेटा, आप लोगों को पता है जो व्यक्ति भी इनके पास में आए, समीप में आए, उनके संघर्ष के बारे में, उनके बारे में लिखा इन्होंने अपने साहित्य में। और आम आदि के लिए संघर्ष से जो जूझ रहे हैं, मतलब जो फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, है ना, अपनी दुख दर्द को, उनकी विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई डायरियां चर्चित, प्रशंसित हुई है। मतलब इन्होंने अनेक तो डायरियां भी बहुत सारी लिखी है ना, बहुत सारी ऐसी डायरियां लिखी है इन्होंने उनके बारे में। और जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। बिल्कुल नई प्रकार से ये डायरी संस्करण है। अभी अभी मैंने बताया कि इसमें, इस पाठ में सालिम अली के बारे में बताया गया है, उनकी आत्मकथा के बारे में बताया गया है, सांवले सपनों की याद, ठीक है। एक एक पैराग्राफ बताऊंगी, उसके आंसर, उसके बारे में आपको साथ साथ में बताती भी जाऊंगी बेटा, ठीक है। आया समझ में? सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है।
यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इन्होंने 3 भाषाओं में वर्णन किया था, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी। तो इसमें उर्दू वर्ड है, उर्दू बहुत सारे वर्ड है बेटा, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेंट नहीं आ रहे बेटा, एक बार आगे, ठीक है। फाइंड पार्टिसिपेंट में कहाँ पे मैं जाऊं? नरेंद्र सर, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर, मतलब इसमें बताया है जो पक्षी होते हैं, कई तो कितने प्रकार के होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के, तो सुनहरे परिंदे मतलब पंख है, मतलब पक्षी हैं। इसमें फाइंड कहाँ करूं, पार्टिसिपेंट का ऑप्शन जब आ ही नहीं रहे तो कहाँ से आएंगे? अच्छा, लिखा हुआ है, आ रहा था, कर दिया होगा वहां से उन्होंने। अच्छा, यस बेटा, इसमें बताया है कि ऐसे पक्षी जो जिनके पंख बहुत खूबसूरत थे, है ना, उनके सांवले सपनों का हुजूम, मतलब इस मौत की तरफ, मतलब जो है इसमें बता रहे हैं, उन्होंने बर्ड वॉचर थे, अनेक पक्षियों की खोज की उन्होंने, है ना, ऐसे पक्षी की खोज की जिनके पंख जो है बहुत ही सुनहरे थे। आपने देखा बर्ड जो बहुत ही सुंदर होती है ना, तो कई कई पक्षी ऐसे थे जिनके पंख सुनहरे थे, बहुत ही गोल्डन कलर के थे। और इस हुजूम, मतलब इस जो काफिया चल रहा था, अर्थात जो वो मेला लेकर चल रहे थे अपने सपनों का, है ना, वो इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अर्थात इसको चलाने वाले सालिम अली थे। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। आपको पता है सैलानी होता है मतलब एक जो बंदूकधारी होते है, एक सैनिक होता है, एक सेना में भर्ती जो होता है ना, वो अपने साथ सदैव अपने कंधों पर बंदूक रखता है। और जब ये बर्ड वाउचर है या पक्षी की खोजबीन करने वाले हैं, अन्वेषण करता है, ठीक है ना, खोजकर्ता को अन्वेषण करता भी बोलते हैं, या आविष्कार करने वाले, है ना, तो वो अपने कंधे पर हमेशा बंदूक रखते थे और दूरबीन होती थी उनके हाथ में सदैव, ठीक है। तमाम सफरों से भिन्न और भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है, मतलब ये अंतिम वर्णन के बारे में बता रहे हैं उनका। सांवले सपनों की याद थी ना, जो उनकी अंतिम कृति थी, तो उसमें बताएं दूर, जिंदगी से दूर ये भाग रहे हैं। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए, मतलब इन्होंने अनेक पक्षियों के बारे में खोजबीन कर ली है ना, अनेक पक्षियों, अगर आप देखना चाहें तो उसको नेट पर सर्च करके इनके बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जो कृतियां हैं, इन्होंने जो जो लेख लिखे हैं, अपने साहित्य लिखे हैं, तो भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से बिल्कुल दूर है ये, और इसमें एक वन पक्षी की तरह, आपको पता है नेचर प्रकृति में विलीन है, प्रकृति में डूबे हुए हैं, इनको अपने जीवन का जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा फंसाओ, ऐसा लग रहा है कि अब ये मौत की गीत में, है ना, गुनगुनाते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मतलब अपने सामने मौत को देख रहे हैं और जो है ना क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं बेटा, एक गीत की तरह गुनगुना रहे हैं अपने आप को। जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कितनी सुंदर लाइन है। जिस्म मतलब होता है शरीर, है ना, वो अपने दिल की धड़कन, अपने जो शरीर की जो हरकत है, हिराकत मतलब हरकत है, वो उस पक्षी के लिए, उस पक्षी को अपनी इस धड़कन को भी देना चाहेंगे, है ना, और अपने सपनों के गीतों को दोबारा से गुनगुनाना चाहेंगे। आया समझ में? आ गया बेटा? वापस से देख लो इस पैराग्राफ में सालिम अली अपने अंतिम क्षणों के बारे में बता रहे हैं। वो अपने प्रकृति के इस जीवन में इतना डूब चुके हैं, जैसे एक गायक होता है ना, अपने गायकी के माध्यम से गीतों को गुनगुनाता है, तो ये पक्षी में प्रकृति में इतना डूब चुके हैं, उसकी लय में खो चुके हैं, है ना, और ऐसा लगता है
कि उनकी जिंदगी का आखिरी सफर जो है वो गीत में ही डूब के निकल जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों ये लेखक बोल रहे हैं, जाबिर हुसैन वर्णन कर रहे हैं ना उनके बारे में। तो ये लेखक बोल रहे हैं अब कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पक्षी प्रेमी को कोई भी उठाना नहीं चाहेगा। वर्षों पूर्व मतलब सालों पहले खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह इनकी भूल है। आदमी की तरह से कैसे देखेंगे वो, है ना। लोग तो ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों की प्रकृति की नजर से नहीं बल्कि आदमी की नजर से देखने को उत्सुक है। क्योंकि सालिम अली अनेक स्थानों में जाते थे, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो झरने हो, चाहे वो आपके आबशार मतलब निर्झर, छोटा सा झरना। आबशारों का मतलब होता है छोटा सा झरना। वो प्रकृति की नजर से नहीं बल्कि आदमी की नजर से देखेंगे तो कैसे वो बर्ड के बारे में जान पाएंगे, जानकारी हासिल ले पाएंगे। जिस प्रकार से सालिम अली ने, अक्षर क्या कर रहे हैं आप ये, ठीक है। तो जिस प्रकार से उन्होंने देखा था सालिम अली ने, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की मधुर आवाज को सुनकर एक रोमांच का सोता हुआ फूटता हुआ महसूस कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक वो जो है ना महसूस नहीं करेगा, जिस प्रकार से सालिम अली ने जो है महसूस किया था। तो कितना अच्छी लाइन बताई है इसमें बेटा। बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी पक्षियों की मधुर आवाज को सुनकर, उनकी बोली को सुनकर, क्योंकि सालिम अली उनकी मधुर आवाज को सुनते थे, पहचानते थे, और वो इतने ज्यादा हैबिचुअल हो गए थे, आदी हो गए थे वो, कि वो पक्षियों की आवाज को भी सुनकर उनकी भावनाओं को महसूस करते थे। ठीक है ना। इसलिए ये लाइन आई कि जिस प्रकार से एक सालिम अली अपने प्रकृति के सौंदर्य में पक्षियों के बीच में जब डूब जाते थे, पक्षियों के बीच में जब डूब जाते थे, है ना बेटा, तो उनको गीत लगता था, उनको इस वातावरण का ऐसा लगता था कि वो मधुर गीत जो है गुनगुना रहे हैं और पक्षियों के बारे में जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इस पैराग्राफ का मतलब ये होता है, एहसास की ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक मतलब व्यक्ति का नाम। क्या बोल रहे हैं, उनको एहसास है, लेखक जाबिर हुसैन वर्णन कर रहे हैं कि मैं सालिम अली के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, सालिम अली के बारे में जो बता रहा हूँ वो क्या है कि जैसे उन्होंने अनेक प्रकार से अनेक स्थानों पर गए थे, चाहे वो झरने हो, चाहे पहाड़ हो, छोटी छोटी नदियां हो, है ना, वन हो, गांव हो, जंगल हो, उस स्थान में खोजबीन की थी पक्षियों के बारे में। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक स्थान पे उबड़ खाबड़ जमीन पर या स्थान पर गया, है ना। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण के ने वृंदावन में रामलीला रची थी, ऐसे कई स्थान इतिहास में वर्णन है ना। वृंदावन में रास लीला रची गई थी, सबको पता है, श्री कृष्ण के बारे में बताया गया था, और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया गया था, है ना। कब माखन भरे भांडे फोड़े गए थे और दूध छाली से मुंह भरे थे, माखन चुराते थे ना और दूध पीते थे, माखन खाते थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। किसने किया था? गोपियों ने, श्री कृष्ण ने, ग्वालों ने। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी? श्री कृष्ण ने ग्वालों को और गोपियों को अपने वश में करने के लिए मधुर बांसुरी बजाई थी। कब वृंदावन की
पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। मतलब ये क्यों बता रहे हैं जाबिर हुसैन? इस बात का वर्णन इसलिए कर रहे हैं बेटा, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है वो कृष्ण की मधुर बांसुरी को सुनकर लीन हो जाता है ना, उसकी खो जाता है, डूब जाता है। उसी प्रकार से सालेम अली अपनी प्रकृति में डूबे हुए थे, पक्षियों के बारे में खोज करने में डूबे, ठीक है ना। उनके लिए उनकी यही दुनिया संगीत में थी। पता नहीं ये कब हुआ, ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे उस घटनाक्रम की याद दिला देगा। जिस प्रकार से वृंदावन में जाकर व्यक्ति जो है उसके श्री कृष्ण के मधुर वाणी में, मधुर आवाज में खो जाता है, उनके दर्शन करना चाहता है, डूब जाता है। उसी प्रकार से सालेम अली के बारे में हम जितना सुनेंगे, जितना जानेंगे, हो जाएंगे, ठीक है। उनकी घटनाएं हमको याद दिला देंगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आ गया हो और बंसी की आवाज पर सब किसी की और आवाज पर जैसे किसी के कदम रुक गए हैं। जिस प्रकार से वृंदावन में जाकर व्यक्ति श्री कृष्ण के मधुर आवाज को सुनकर रुक जाता है, थम जाता है, उसी प्रकार से मैं भी जब भी सालेम अली के बारे में वर्णन करता हूँ तो मेरा हृदय भी ऐसे हो जाता है, ठीक है। और हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका की माली सैलानी को हिदायत देते हैं कि अब सब कुछ ही क्षणों में कहीं से आ टपकेगा या संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा, तो वृंदावन कभी भी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हो सकेगा क्या? नहीं हो सकेगा, है ना। उसी प्रकार से मैं भी जो है, ठीक है, मैं भी ऐसे ही हूँ। मेरा भी मन उनके बारे में जब भी वर्णन करता हूँ तो खो जाता है, ओके, हो जाता है। अब आगे देखिए इसमें क्या बताया है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब करने से पहले एक नजर कमजोर काया। मिथक होता है बेटा जो प्राचीन धारणाओं मतलब प्राचीन प्रथाओं के बारे में वर्णन करता है ना। पुरानी परंपराओं को, पुरानी वस्तुओं के बारे में जो जानकारी हासिल करता है मिथक। तो ऐसे ही मिथक थे सालेम अली, मिथक उनको माना गया था, ठीक है ना। दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक कमजोर काया वाले व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालेम अली के नाम से जानते हैं, तो उम्र की शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने हमारे शरीर को कमजोर कर दिया है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हुई। आ गया ना यहाँ पे क्लियर कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी सालेम अली की? कैंसर के कारण उनको कैंसर हो गया था बेटा, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी, मतलब वो पक्षियों की रक्षा करते थे। हिफाजत मतलब रक्षा करना या सुरक्षा करना, और उनकी जो तलाश करते थे पक्षियों की, अनेक पक्षियों को। सालेम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उनके ऊपर सदैव उनकी आंखों के ऊपर हमेशा दूरबीन रहती थी बेटा, मैंने आपको अभी बताया था। और वो पिस्तौल रखते थे या बंदूक रखते थे, ठीक है। और उन जैसा वर्ड वाउचर शायद ही कोई हुआ होगा। वर्ड वाउचर अभी बताया, पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करने वाला, ठीक है।
लेकिन एकांत क्षणों में सालेम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। जब वो अकेले होती थी ना, तो उस समय वो बिना दूरबीन के रहते थे। दूर क्षितिज तक फैली हुई जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजर में कुछ ऐसा जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांधे रखा था। मतलब वो इतना ज्यादा डूबे हुए थे प्रकृति में, पक्षियों की खोजबीन में, कि बिना दूरबीन के भी उनको पक्षियों के बारे में एहसास हो जाता था और पक्षियों के बारे में वो जानकारी हासिल कर लेते थे। मतलब इतना हैबिचुअल हो गए थे, इतना उनकी आदत हो गई थी, वो उनको पहचान सकते थे। ठीक है, फिर है सालेम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। अभी अभी बताया कि वो डूब जाते थे, तो उनको ये एहसास ही नहीं होता था कि उनके आंखों में दूरबीन लगी हुई है, कि वो पहचाने, जानकारी हासिल करें। इतना ज्यादा वो उनकी आदत हो गई थी पक्षियों के बारे में जानने की, उनकी रक्षा के लिए सुरक्षा करते थे, है ना। और उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी, मतलब बिखरी पड़ी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए ही संजोई थी या गढ़ी थी। इसके गढ़ने से, मतलब संजोए से, उनका जीवन, उनके जीवन साथी, उनकी जीवन संगनी कौन थी? तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, मतलब उनकी क्लास फेलो थी। उनकी जो उनकी पत्नी थी ना, वो अपने लंबे समय में रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालेम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को की रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाव करने के अनुरोध से उनके चौधरी चरण सिंह मिले थे। वो कौन थे? वहां के प्रधानमंत्री थे, है ना, वहां के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब वो प्रधानमंत्री कब बने थे? जब वहां गांव की पहली मिट्टी ही स्थापित हुई थी। मतलब वो गांव जब बसा ही था, उन्होंने चौधरी चरण सिंह ने बनाया था। ठीक है, तो वो सालेम अली उनसे बहुत ही प्रभावित हुए थे। तो पर्यावरण के संभावित खतरों को जो चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा था, मतलब वहां के जो नेता थे, चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री भी थे, उनके सामने उन्होंने पर्यावरण को के जो खतरे के बारे में उनको सचेत किया। उनकी आंखें नम कर दी थी। मतलब चौधरी चरण सिंह इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उनकी आंखें नम हो गई थी, अर्थात उनकी आंखों में से आंसू बह गए थे। उन्होंने जब पक्षियों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में सालेम अली से जाना। ठीक है, सालेम अली से जाना। आप लोग एक तो मुझे थंब नहीं दिखाते हैं, ना वीडियो शेयर करते हैं। अपना कैसे मैं जानूंगी कि समझ में आ रहा है? आज सालेम अली नहीं है, आज उनकी मृत्यु हो गई है, और चौधरी साहब भी नहीं है, जो वहां के प्रधानमंत्री थे वो भी नहीं है। अब कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? मतलब पक्षियों के बारे में कौन जानेगा? क्योंकि जिस प्रकार से एक खोज करता थे सालेम अली खोज करता थे, अब कौन खोज करेगा इन पक्षियों के बारे में? इन पक्षियों की सुरक्षा कौन करेगा? इस प्रकृति को कौन बचाएगा? इस पर्यावरण की सुरक्षा कौन करेगा? इस पर्यावरण की सुरक्षा कौन करेगा? जब तक हमारा वातावरण सुरक्षित नहीं होगा, क्या मनुष्य सांस ले पाएगा? क्या मनुष्य जीवित होगा? नहीं होगा बेटा। क्योंकि जब हमारा पर्यावरण
सुरक्षित होगा तभी हम जीवित रह सकेंगे, मनुष्य तभी जीवित होगा। सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था, उन्होंने स्वयं की कथा का नाम रखा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या रखा था? फॉल ऑफ द स्पैरो। उन्होंने जो अपनी संस्मरण लिखा था, खुद की संस्मरण आत्मकथा फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद, D.H. लॉरेंस थी जो उनके मित्र थे और उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वो अपनी पति के बारे में कुछ लिखे। बेटा ये भी बर्ड वाउचर थे जिनसे इंस्पायर होकर उन्होंने पक्षियों की खोज की। इन्हीं से इंस्पायर होकर या इन्हीं से प्रेरणा लेकर लॉर्ड कौन थे? D.H. लॉरेंस के और उनकी पत्नी जो थी ना फ्रीडा लॉरेंस, इनसे ही इंस्पायर होकर या इनसे ही प्रेरित होकर सालेम अली ने पक्षियों की खोजबीन की, ठीक है। फ्रीडा चाहती थी कि ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब भी मैं अपनी छत पर बैठती हूँ, जब भी मैं अपनी छत पर जाती हूँ, वहां पर बैठने वाली जो गोरैया है, मतलब चिड़िया, वह लॉरेंस से बहुत सारी बातें करती होगी। मुझे ऐसे लगता है। ये कौन बोल रही है? फ्रीडा, क्योंकि लॉरेंस की तो मृत्यु हो चुकी है। जो उनकी पत्नी है ना, वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके पति जो D.H. लॉरेंस थे, वो हमेशा छत के ऊपर चले जाते थे और पक्षियों से अनेक प्रकार की बातचीत करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे। तो मुझे ऐसे लगता है सचमुच में इतना खुला खुला और सादा दिल वाला आदमी कभी भी नहीं हो सकेगा। लॉरेंस मेरी रगों में है, मेरी हड्डियों में समाया हुआ है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में, उनके अनुभवों के बारे में, उनके शब्दों के बारे में लिखना या बताना। ये उनकी पत्नी बता रही है, उनके शब्दों के बारे में मुझे जाना पहचाना भी, मैंने जाना भी नहीं है ना ही पहचाना, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी छत पर आज भी वही गौरैया बैठी हुई है और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। मतलब वो चिड़िया जो है या वो गौरैया मेरे पति के बारे में अनेक जानकारी रखती है, क्योंकि वो भी पक्षी के बारे में जानते थे। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। मतलब जो बहुत ही कठिन है, कठिन प्राणी है ना, पक्षी है, उनके बारे में वो पहेली के रूप में ही बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खोज की थी पक्षियों की। तो अब वो बता रहे हैं बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से, उनकी मतलब बंदूक से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उनके खोज के लिए नए नए रास्ते ले जाती रही है। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण भी जो है वो दिगा नहीं है, अर्थात डगमगाया नहीं है। लॉरेंस की तरह जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो भी लॉरेंस की तरह कौन सालिम अली, वो भी एक प्रकृति के रूप में उनकी छवि बन गई थी, जिस प्रकार से D.H. लॉरेंस थे, है ना। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। एक टापू होता है ना, जो सागर के बीच में एक द्वीप होता है बेटा, है ना, द्वीप होता है जिसमें हम जाते हैं। तो हमारे लिए सागर के एक टापू हैं। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी यायावरी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, घूमना, उसको बोलते हैं यायावरी, परिचित हैं। उन्हें महसूस होता है कि आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। मतलब आज भी सालेम अली पक्षियों की खोजबीन कर रहे हैं। और बस
अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए हुए हैं और खोजपूर्ण नतीजों के साथ वापस लौट कर आएंगे। जब भी वो आएंगे तो वो खोज कर ही लौटेंगे पक्षियों की। जब तक वो नहीं लौटते हैं, क्या उन्हें गाया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। ये कौन बोल रहे हैं? जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन वर्णन कर रहे हैं कि पक्षी के बारे में खोजबीन करने वाले बन रहे हैं, है ना? आ रहे हैं, आए समझ में? करण इतनी लेट आएंगे आप, मैं तो आपको नहीं ऐड करती। आपको ऐसा लगता है कि एंड में आ जाओगी, मैं आपकी प्रेजेंट लगा दूंगी? कीप इन योर माइंड ऑलवेज बेटा, आपको शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहना। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो ना, मैं आपकी एब्सेंट करूंगी करूंगी। वेट करते रहिए आप भले वेटिंग रूम में। ये कोई राइट नहीं है आप लोगों को मैं एडमिट करूं बेटा। आपको ये पार्ट समझ में आया? समझ में आया? किसी को कोई परेशानी या दिक्कत है मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। आपके 2 मिनट बचे हैं बस। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप लोग ये पढ़ेंगे घर पे, आप लोग इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे वापस से। जो भी लाइन या जो भी पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा है, लिसन केयरफुली। जो भी चीज या जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे और मुझसे पूछेंगे कल, ठीक है? इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। आप लोग अनम्यूट हो जाइए और मुझे बोल दीजिए बेटा, आप लोग स्वयं होंगे, सेल्फ होंगी बेटा आपकी तरफ से ये ऑप्शन। जिसको कोई परेशानी होती है तो यस मैम। यस मैम, आई हैव अ डाउट। मैंने सबको बोला क्या? यस मैम। यस मैम। म्यूट कर लीजिए। जो जिसको कोई प्रॉब्लम है वो करेंगे बेटा अनम्यूट। बाकी मैम। म्यूट ही रहेंगे बेटा, है ना? मे आई स्पीक मैम? तो कोई परेशानी है? यस मैम। क्या परेशानी है? मैम आपने मैम जो गद्य खंड का मैम चैप्टर पार्ट 2 है उसके मैम क्वेश्चन आंसर तो करा ही नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। ऐसी बात कर रहे हो बेटा? मैंने नोट करवाए हैं, मैंने लिखवाए हैं और 2-3 क्वेश्चन 1 to 5 ही कराए हैं। हाँ तो बाकी मैंने होमवर्क में दिए हैं। एक्सक्यूज मी मैम। आपको मैंने होमवर्क भी डाला है और आपको बताया भी था। आप कुछ प्रश्न आप खुद भी करेंगे। आपकी प्रिंसिपल मैम ने बोला है आप स्वयं भी करने योग्य होना चाहिए ना। आप लोगों ने मुझसे पूछा मुझसे? एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटा। मैम आप अटेंडेंस ही नहीं लगाते हो। मैंने लगा दी। मैंने आपको क्या आपका स्क्रीनशॉट ले लिया था बेटा। इस बात की आप चिंता मत करें। किससे बोला नहीं लगाती? चेक आप कर रहे हैं क्या? ठीक है नरीन सर, आजो बेटा। वो कनुप्रिया का क्लास है। हाँ बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। किरण बोलो। और थोड़ा ग्रामर में भी काम करना है। हाँ मैम ग्रामर में भी काम करना है। किरण, मैंने आपको फर्स्ट डे से ही बोल रखा है मेरी कॉपी में मुझे काम चाहिए। और मैं सैटरडे को आपको दोनों कॉपीज आपके पेरेंट्स से मंगवाने वाली। कीप इन योर माइंड, आपके पेरेंट्स यहाँ पे मुझे कॉपीज देके जाएंगे। हम कहाँ पे? और मैं चेक कर लूंगी कि कितना आपका हो चुका। हम कहाँ कॉपी देके जानी है? कनुप्रिया का है, कनुप्रिया की क्लास आ गई बेटा। हाँ हम कनुप्रिया मैम की नहीं है। मैम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स तो आपने करवाए ही नहीं, गद्य खंड वाले। हाँ मैंने तो कुछ भी नहीं कराया। हाँ। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं और आपको खुद भी 4 क्वेश्चन थे, आपको बस मैंने वर्बली बताए थे। तो मैम फिर आपको खुद लिखने हैं? हाँ खुद करने हैं। मैम। गद्य खंड के आपको अब स्वयं करने हैं। ठीक है मैम। अब की बार जो काव्य खंड आएगा उसके भी खुद करेंगे। अब मैं आपको बता दूंगी, आप लोग क्लास में ध्यान दे दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। ओके मैम। बोलो। हम कॉपी कहाँ सबमिट करानी है? सैटरडे। कहाँ पे? मैं बता दूंगी आपको। अभी कल भी मेरी क्लास है ना, मैम से पूछ के। रीडर की शो करनी है ग्रामर? शिराज बिल्कुल चुप रहे।
मैम बताओ तो, रीडर की शो करनी है ग्रामर की। आप लोग कॉपी में सारा काम करेंगे प्लीज। पीडीएफ आपके लिए थी, आपको कॉपी में नोट करना था बेटा। यस मैम। हैव सम कॉमन सेंस। ओके मैम। नरेंद्र सर कहाँ चले गए? मीटिंग बंद करना है ना।